नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर हिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि इसी तरीके से बेबाक बेखौफ तरीके से आपके सरोकार से जुड़ी खबरें मैं आप तक पहुँचाती रहूँ। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना से पूरे मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है। मौत का आंकड़ा अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इसके ऊपर से अब ब्लैक फंगस और वाइट फंगस का खतरा सर पर मंडरा रहा है। 11 राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और आपको और जो खबरें हैं वो दिखाऊं, इससे आप ये पहले ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो कि रूटर के जरिए ली गई है, इंटरनेशनल मीडिया के जरिए ली गई खबर है, ये तस्वीर है। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ रेत में दबी हुई गड़ी हुई लाशें आपको नजर आ जाएंगी। तस्वीरें आपके बदन में सिहरन पैदा करती हैं, सवाल खड़ा करती हैं, सवाल खड़ा करती हैं सरकार की नाकामी को लेकर, सवाल खड़ा करती हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का जो मेडिकल सिस्टम है वो पूरी तरीके से न सिर्फ चरमराया हुआ है बल्कि पूरी तरीके से इस कोरोना काल में एक्सपोज हो गया है। और जहां तक भी आपकी नजरें जाती हैं वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ रेत में दबी हुई ये लाशें ही नजर आएंगी। यानी कि कोरोना होने के बाद इलाज के अभाव में इन लोगों की मौत हो गई और मरने के बाद भी इन लोगों को वो इज्जत नसीब नहीं हुई जिसके ये असली हकदार थे। पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ जो इनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था वो अंतिम संस्कार भी इन लोगों को मरने के बाद नसीब नहीं हुआ। इस सब के बीच जो इकोनॉमी की हालत है हमारे पूरे मुल्क की वो आप सब इससे वाकिफ़ हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपके सामने एक चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं वो आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ। आप डेवलप कंट्रीज़ को तो छोड़ दीजिए क्योंकि ख्वाब तो आपको और हमें बहुत बड़े बड़े दिखाए गए, विश्व गुरु बनने के, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के बहुत ख्वाब आपको दिखाए गए, हर बार दिखाए जाते हैं, उससे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन हकीकत जो है वो भी इससे बिल्कुल अलग है। मैं यहाँ पर बात करी बड़ी मुल्कों की नहीं कर रही हूँ बल्कि अपने आसपास के देशों की ही। आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आसपास के ही आप देश देखें। भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन मुल्कों की बात कर रही हूँ। यहाँ पर भी विकास दर जो है वो हमारे मुल्क से ज़्यादा है, हिंदुस्तान से ज़्यादा है। म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की जो विकास दर है वो हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा है। जी हाँ, वही पाकिस्तान का नाम मैं ख़ास तौर पर लूँगी क्योंकि भक्तों का, गोदी मीडिया का, IT सेल का वो फेवरेट मुल्क है तो उसका नाम लेना यहाँ बेहद ज़रूरी है। जिसके लिए बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम जो हैं गोदी मीडिया करता रहा, कटोरा लेके वो भीख मांग रहा है, अब इस मुल्क से भीख मांग रहा है, अब वहाँ से भीख मांग रहा है, अब इनके पास 10 दिन का ही सिर्फ आटा बचा है और इतने दिन के ही चावल बचे। इस तरह की हेडलाइंस के साथ, इस तरह के टाइटल के साथ आपने बहुत सारे प्रोग्राम सुन के देखे होंगे। उसी पाकिस्तान की विकास दर भी भारत से कहीं ज़्यादा है। अगर यही सवाल हमारे मुल्क किसके जो पत्रकार हैं, सो कॉल्ड जो अपने आप को पत्रकार मानते हैं, गोदी मीडिया ने अगर अपनी सरकार से पूछे होते, अगर उतनी ही एनर्जी जितनी वो पाकिस्तान के लिए लगाता है, अगर उतनी ही एनर्जी उसने अपने मुल्क के लिए लगाई होती तो शायद आज ये हालत नहीं होती। शायद सरकार को जवाबदेह बनाया जा सकता था, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत तो किसी में है ही नहीं। सरकार को जवाबदेह बनाने की तो हिम्मत किसी में है ही नहीं। उनको तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की इमेज को बिल्ड करना है, सिर्फ पॉजिटिविटी दिखानी है, नेगेटिविटी से तो उनका कोई सरोकार ही नहीं है क्योंकि उनको पता है कि उनकी झोलियां कहां से भरनी है। ना सिर्फ ये बल्कि कोरोना काल की मैं बात करूं तो मार्च से मई के महीने में जो बेरोजगारी दर है वो भी दुगनी हो गई है। 2020 में यानी कि कोरोना की पहली लहर में ये सिर्फ शहरों तक ही महदूद थी, यानी शहरों में ही हमें बेरोजगारी जो है बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिली थी जिसने पिछले 49 साल के तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए थे। लेकिन अब ये जो बेरोजगारी है वो गांव तक पहुंच गई है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से कोरोना जो है वो हाहाकार मचा रहा है अब गांवों में, उसी तरह से बेरोजगारी भी जो है वो अब गांव तक पहुंच गई है। इसके अलावा
मैं यहाँ पर खासतौर पर बांग्लादेश की बात करनी चाहूँगी, क्योंकि 2007 में जिस बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय हिंदुस्तान की आधी थी, यानी कि हिंदुस्तान की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो बांग्लादेश से दुगनी थी 2007 में, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कमज़ोर प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि एक गद्दार, वो लोग जो पाकिस्तान की साइड हमेशा खड़े रहते हैं, वो उस एक पार्टी की जब सरकार थी 2007 में, तब बांग्लादेश की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो हमारे मुल्क से आधी थी। लेकिन अब राष्ट्रवादी सरकार के दौरान 2000 अब की मैं बात कर रही हूँ, जो प्रति व्यक्ति आय है बांग्लादेश की वो हमारे मुल्क से 27% ज़्यादा है। जी हाँ, दोबारा से सुनिए, 27% ज़्यादा है बांग्लादेश की, उसी बांग्लादेश की जहाँ के लिए कहा जाता है कि वहाँ से 2 करोड़ घुसपैठिए जो हैं वो भारत में घुसपैठ कर चुके हैं। आसाम का चाहे इलेक्शन हो, चाहे बांग्लादेश, चाहे पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हो, वहाँ पर इसको लेकर आपसे बड़े बड़े वादे किए गए कि जब वो सरकार में आएंगे तो किस तरह से इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ किए हुए हैं, इस तरह के दावे जो है बार बार किए गए। उसी बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 27% ज़्यादा है हमारे मुल्क से। तो आप ये सोचिए और आप ये अंदाज़ा लगाइए कि विकास के जो आपसे बड़े बड़े वादे किए गए थे वो वादे किस तरह से लगातार धराशाही होते हुए नजर आ रहे हैं। इकोनॉमी को कहाँ पहुँचा दिया गया है। एक तरफ लाखों लोगों की मौतें हुई हैं, मेडिकल सिस्टम किस तरह से चरमराया है, और ऑक्सीजन जैसी बेसिक सुविधा भी इस सरकार लोगों को देने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। बेसिक जो दवाइयाँ होती हैं, बेड्स जो होते हैं, वो तक लोगों को मुहैया नहीं हो पाए। लोगों की मौतें इसलिए ज़्यादा नहीं हुई हैं क्योंकि वो कोरोना ग्रसित हो गए थे, कोरोना पॉजिटिव थे, बल्कि मौतें इसलिए ज़्यादा हुई हैं क्योंकि जो मेडिकल सिस्टम हमारे पास होना चाहिए था वो मेडिकल सिस्टम पूरी तरीके से चरमराया हुआ था। 8 से 10 महीने का वक्त मिलने के बावजूद भी सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी रही, उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके लिए अगर कोई चीज़ मायने रखती है तो वो है सिर्फ इलेक्शन जीतना। आप अगर उसके लिए कोई अहमियत रखते हैं तो वो है सिर्फ एक वोट के तौर पर ही। और यही वजह है कि अभी आप ये देखें कि जिस तरह से इकोनॉमी का बुरा हाल है, और आप ये देखें कि ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये आंकड़े नहीं कह रहे, बल्कि खुद जो बीजेपी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्वीट किया है, और ट्वीट करके उन्होंने ये कहा है कि वो लगातार इस मसले को लेकर इस मसले को उठाते रहे हैं, लेकिन लग ही रहा है कि अर्थव्यवस्था या फिर कोरोना को लेकर जिस तरह से बुरा हाल है, या LAC पर जिस तरह से चीन की घुसपैठ लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर सरकार के पास कोई जवाब मौजूद ही नहीं है, क्योंकि उनके पास इस तरह के अहल लोग ही नहीं हैं जो इस पर काम कर सके। तो इसको लेकर खुद सुब्रमण्यम स्वामी तक ने जो है वो सवाल खड़े किए हैं। तो अब आप ये देखें कि बीजेपी के खुद अंदर से ही इस तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं, लेकिन लग ही रहा है कि सरकार को इसको लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी भी अगर किसी चीज़ की फिक्र है तो वो ये कि इस कोरोना काल में भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, जिस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वो जल्द से जल्द जो है वो महल किस तरह से बनकर तैयार हो जाए। और अभी भी ये कोशिश पूरी ये है कि किस तरह से झूठे आर्टिकल्स लिखवाकर या फिर DD इंटरनेशनल जो है वो खुलवाकर अपनी इमेज जो है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो नेशनल मीडिया है वो तो उनकी गोद में बैठा हुआ ही है, लेकिन इंटरनेशनली भी अपनी इमेज को किस तरह से धोया जाए और सुधारा जाए, यानी कि इमेज बिल्ड किस तरह से की जाए, क्योंकि इसी में ही सारी एनर्जी लगाई जाती है, ना कि आपके और हमारे और इस मुल्क के विकास में लगाई जाए। तो उसको लेकर DD इंटरनेशनल जो है वो सरकार अब खोलेगी, और इसको लेकर बाकायदा तौर पर टेंडर्स भी निकाल दिए गए हैं। आपको मेरा आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप चाहते हैं कि इन और मुद्दों पर मैं बात करूं जो आपके सरोकार से जुड़े हैं, हो सकता है जो मेरी नज़र के सामने ना आए हो, तो आप मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।